वहीं दूसरी तरफ स्टडी रूम में जहां क्रिश और राहुल किसी गंभीर मुद्दे पर बात करने की तैयारी कर रहे थे, थोड़ी ही देर में क्रिश की बातों को सुनकर राहुल हैरान था, लेकिन फिर एक ठंडी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, तुमने जैसा कहा वैसा हो जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इतना कहकर राहुल वहां से चला गया। अब क्रिश बिना समर की तरफ देखे एक बड़े से विंडो के सामने खड़े होकर बाहर का नजारा देखते हुए बोला, समर, क्या तुम मुझे बता सकते हो, तुमने और फायरफ्लाई ने पहले क्या सोचा और तुम लोग क्या सोचकर अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहे थे? वह विवान खन्ना क्या तुम्हें कोई बच्चा लगता है या सड़क पर चल रहा कोई छोटा मोटा गैंगस्टर जिसके साथ तुम लोग इस तरह का ड्रामा खेल रहे थे? फायरफ्लाई 2 बार बुरी तरह घायल हुई थी, उसके बावजूद तुम लोगों ने अपनी बेवकूफियों को जारी रखा। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम लोगों की जरा सी लापरवाही तुम्हारी जान ले सकती थी, स्पेशली मेरी फायरफ्लाई की। और एक बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि ड्रैगन किंग को अपनी प्रॉपर्टी पर किसी की भी नजर बर्दाश्त नहीं होती, और यहाँ तो उसकी वाइफ खतरे में थी। तो बताओ, क्या सजा होनी चाहिए तुम्हारी? इन शब्दों को कहते हुए क्रिश की आवाज बहुत ही ज्यादा कोल्ड थी। उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा था, जिसे समझने के बाद समर ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, मुझे नहीं पता तुम्हारी नजरों में क्या सही है और क्या गलत। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैंने हर पल आशी को एक अलग ही दर्द और तकलीफ में तड़पते हुए देखा है, अपनी फैमिली को याद करके रोते हुए देखा है, और उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चाहत थी कि जिसने उसे खून के आंसू रुलाए हैं वह भी दर्द और तकलीफ में तड़पे, मौत की भीख मांगे। और मैंने अपनी इस दोस्ती को निभाया है। आशी कभी नहीं चाहती थी कि वह अपनी तकलीफों में तुम्हें लेकर आए, क्योंकि वह तुमसे बहुत प्यार करती थी। तुमने उसे जिस तरह पैम्पर किया था, वह उसे खोना नहीं चाहती थी। उसे डर था, अगर तुम्हें उसकी सच्चाई के बारे में पता चल गया तो वह तुम्हारी नजरों में वह नहीं रह जाएगी जो आज है। वह तुम्हारे सामने बच्चा बनकर ही रहना चाहती थी। उसने तुम्हारे साथ अपनी खुशियां बांटी, लेकिन मेरे साथ अपने दर्द भी बांटे, और मैं इसी में खुश था। अगर तुम मुझे कोई सजा देना चाहते हो तो बेझिझक दे सकते हो। इतना कहकर समर बिल्कुल खामोश हो गया, और उसकी बातों को सुनने के बाद क्रिश ने उसे कोल्ड वॉइस में ऑर्डर देते हुए बोला, गेट आउट, इससे पहले कि मैं तुम्हारी जान ले लूं। क्रिश की बात को सुनकर समर वहां से जाने लगा कि तभी क्रिश की कर्कश आवाज एक बार फिर समर के कानों में गई, जिसे सुनकर समर की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। समर, याद रखना, वह मेरी वाइफ है और वह सिर्फ मेरी है। अपने दिल में उसके लिए दोस्ती के अलावा कुछ और रखने की कोशिश मत करना, जिंदा गाड़ दूंगा। मुझे अपनी लिमिट याद है और मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। कहकर समर तेज कदमों के साथ उस कमरे से चला गया, और समर के जाने के बाद क्रिश देखते ही देखते गुस्से के मारे एक पंच खींचकर सामने कांच की दीवार को मारता है। आह, फायरफ्लाई, तुम एक बार मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारी वह हालत करूंगा कि तुम। कहते हुए क्रिश ने दर्द में अपने हाथों की मुट्ठियां कस ली। इस वक्त उसके हाथों से खून बह रहा था, जो कि फ्लोर पर टपकते हुए लहूलुहान हो चुका था। लेकिन क्रिश की नीली आंखों में एक अलग ही गुस्सा और तड़प नजर आ रहा था कि तभी क्रिश के मोबाइल पर कुछ नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन मिलते ही क्रिश तेज कदमों के साथ यूं ही एक बार फिर अपने स्टडी रूम से बाहर निकला। वह कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ी के रास्ते जैसे ही नीचे हॉल की तरफ आया कि तभी सोफे पर बैठी हुई ऐना की नजर क्रिश के हाथों से बह रहे खून पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। ऐना क्रिश के लिए परेशान होते हुए जल्दी से अपनी जगह से उठी
अरे क्रिश बेटा, यह तुम्हारे हाथों से यह खून। लेकिन इससे पहले कि ऐना क्रिश के पास पहुंच पाती, क्रिश अपनी मॉम की चिंता को पूरी तरह इग्नोर करते हुए तेज कदमों के साथ बाहर जाते हुए बोला, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मॉम, जाओ और सो जाओ। क्रिश की बातों को सुनकर ऐना उसे जाता हुआ देखती रह गई और अब ऐना को सचमुच सोफिया की कही हुई बातें सच लग रही थी। आशी उसके बेटे की लाइफ में कुछ ज्यादा ही इफेक्ट कर रही थी। ऐना के हाथों की मुट्ठियां कस चुकी थी और वह गुस्से से दांत पीसने लगी। वहीं दूसरी तरफ क्रिश थोड़ी ही देर में अपनी डार्क पैलेस पर पहुंच चुका था, जहां राका पहले से ही कुछ डिटेल लिए उसका इंतजार कर रहा था। इस वक्त उसके माथे से पसीना बह रहा था। न जाने क्रिश उसके काम से सेटिस्फाइड होगा या नहीं, या अगली बंदूक की गोली पर उसका ही नाम लिखा है। आज तक राका को अपनी जिंदगी का डर नहीं था, लेकिन न जाने क्यों कुछ दिनों से उसे सचमुच अपनी जिंदगी से कुछ हद तक मोहब्बत होने लगी थी। शायद इसकी बहुत बड़ी वजह याना और उसका होने वाला बच्चा था, जिनके लिए अब वह जीना चाहता था। अब क्रिश एक बार फिर अपने किंग साइज सोफे पर बैठे हुए लैपटॉप में अपनी सारी डिटेल्स को देख रहा था। उसके पास कई सारी फोटो और कुछ खास डिटेल थी, जिन्हें वह अच्छे से निहार रहा था। राका हर एक फोटो और डाटा की डिटेल उसे अच्छे से बता रहा था और कुछ ही देर बाद क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ गई। वह एक झटके में अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ और तेज आवाज में दहाड़ा, युवान खन्ना। वहीं दूसरी तरफ आशी, जो कि अपने कमरे में बिस्तर पर करवट बदल रही थी, उसे सचमुच क्रिश और अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही थी। क्रिश के साथ बिताए हुए लम्हे और प्यारी बातें वह जब जब उसका ख्याल रखता था। क्रिश की बाहों में सुकून से सोना, हर वह लम्हा जब वह क्रिश के साथ बच्चों जैसी हरकतें करती थी। और सच तो यह था कि वह उन लम्हों को सचमुच बच्चा बनकर जीती थी। इन बातों को याद करते हुए उसकी आंखें गीली होने लगी। इस वक्त सुबह के लगभग 4 बज रहे थे कि अचानक ही उसके कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज को सुनते ही आशी झट से उठकर अपनी जगह पर बैठ गई और सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया, क्योंकि उसके सामने युवान खन्ना अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए खड़ा था। आशी को जगा हुआ देखकर वह यूं ही मुस्कुराते हुए अपने कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, तो इसका मतलब तुम्हें भी नींद नहीं आ रही क्यूटी पाई, राइट? इसका मतलब है कि मेरे साथ मेरा होने के लिए तुम भी उतनी ही बेताब हो जितना कि मैं हूँ। चलो अच्छी बात है, यानी तुम समझ चुकी हो कि अब तुम्हें मेरा ही होना है। वैसे एक बात बताओ क्यूटी पाई, शादी तो हम दोनों की होने ही वाली है, तो क्यों ना इस रात को हम लोग थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट कर ले, अपनी फर्स्ट नाइट समझकर। ओह सॉरी, अब तो मॉर्निंग होने वाली है। हाँ, तो अपनी फर्स्ट मॉर्निंग मानकर, कहते हुए युवान खन्ना आशी की बगल में आकर बेड पर बैठ जाता है और आशी को अपनी नीली नजरों से ऊपर से नीचे तक लस्ट के साथ स्कैन करते हुए अपने चेहरे की तिरछी मुस्कान को और गहरा कर वह आशी के चेहरे को अपने हाथों में थामने ही वाला था कि तभी आशी गुस्से से अपना चेहरा पीछे करते हुए अपने एक एक शब्द चबा चबा कर उसे घूरते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? क्या बकवास कर रही हो तुम? शादी और तुमसे कभी नहीं। अगर तुम दुनिया के आखिरी इंसान भी हुए, फिर भी मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि तुम बहुत बुरे हो। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से। ऐसा कहते हुए आशी बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा भी नजर आ रहा था। और उसकी बातों को सुनकर युवान खन्ना को पहले तो गुस्सा आया, लेकिन उसके चेहरे की क्यूटनेस को देखकर वह अपना दिल एक बार फिर हारने लगा। वह एक झटके में
आशिक के चेहरे को अपने हाथों में थामकर उसकी आंखों में देखते हुए दीवानगी से बोला, यही, बस यही तुम्हारी मासूमियत है जो मुझे तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करने से रोकती है। यही मासूमियत है जिसने मेरे दिल में न जाने कैसे उथल-पुथल मचा रखी है। तुम्हें मालूम है, मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, मोहब्बत नहीं करता तुमसे, क्योंकि मोहब्बत ऐसा जज्बात है, मैं खुद नहीं जानता। मुझे लगता है मेरे सीने में दिल नहीं है, लेकिन फिर भी जब जब तुम्हें देखता हूँ या तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, पता नहीं यहाँ कुछ होने लगता है। अपने दिल की तरफ इशारा करके युवान खन्ना ने कहा, पता नहीं क्या होता है, लेकिन यहाँ कुछ धक-धक सी होती है। तो मैं बहुत टॉर्चर करना चाहता हूँ, तकलीफ देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे और तुम्हारे उस ड्रैगन किंग की वजह से मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी। इसलिए मैं तुम दोनों से नफरत करता हूँ। तुम दोनों की आंखों में आंसू देखना चाहता हूँ, तकलीफ से तड़पते हुए देखना चाहता हूँ। उसका तो पता नहीं, लेकिन जब जब तुम्हें मैं यह तकलीफ में देना चाहता हूँ, पता नहीं वह क्या चीज है जो मुझे रोक लेती है। अभी भी दिल कर रहा है कि तुम्हारा यह चेहरा पकड़कर इस पर 4 झापड़ लगाऊं और तुम्हारी वह हालत करूं कि तुम खुद को पहचान ना पाओ। दर्द और तकलीफ से तुम्हारी जान चली जाए। तुम्हें मालूम है, तुम्हारे चेहरे को हाथों में थाम रखा है मैं, और चाहूं तो ऐसा भी कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा कर नहीं पा रहा हूँ। तुम्हें यहाँ तकलीफ देने लाया था, तुम्हारे जिस्म को नोचने लाया था, उस जिस्म को जिसे पिछली बार हासिल नहीं कर पाया। मैं भी जानना चाहता हूँ, आखिर तुम्हारे अंदर वह कौन सी कशिश है जो मुझे तुम्हारी तरफ खींच रही है, लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं पता क्यों। चाहूं तो तुम्हें अभी और इसी वक्त अपने बिस्तर पर अपने नीचे प्यार करने के लिए मजबूर कर सकता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ यह सब शादी के बाद करूं। अब तुम ही बताओ, क्या हो गया है मुझे? क्यों तुम्हारे सपने देखकर मैं रातों को अपने फ्लोर पर कई सारे टिश्यू बिखेरने के लिए मजबूर हो जाता हूँ? ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अलावा मैं और लड़कियों के करीब नहीं जाता, जाता हूँ, पर उन्हें वह प्यार नहीं दे पाता जो तुम्हारे अंदर है। वह कशिश, वह सुकून मुझे कहीं और मिलता ही नहीं, जो तुम्हारे चेहरे में मिलता है। युवान आशिक के होठों को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए उसे अपनी जुनून भरी नजरों से देखते हुए बोला, तुम्हारे यह गुलाबी होठ, इन्हें देखकर दिल करता है तुम्हारे अंदर बुरी तरह उतर जाने का। दिल करता है उस ड्रैगन किंग से चुराकर अपना बनाने का। दिल करता है, रातों को सो नहीं पाता जब जब तुम्हें याद करता हूँ। अब तुम ही बताओ मुझे क्या हो गया है, क्योंकि इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है, क्यूटी पाई। मुझे एक बार अपने करीब आने दो ना। सच कहता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छे से पैम्पर करूंगा। इतना कहते हुए युवान आशी के होठों की तरफ बढ़ने लगा और उसकी बातों को सुनकर आशी हैरान थी। आशी को जब यह महसूस हुआ कि युवान उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन न जाने उसके दिमाग में क्या प्लान था। उसने अपने गुस्से को काबू किया और युवान के सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, युवान खन्ना, दूर हटो मुझसे, मेरे पास मत आना, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मुझे अब तक याद है तुमने भी मुझे पिछली बार कितना दर्द दिया था। आशी अपने निचले होठों को बाहर की तरफ निकालते हुए बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते हुए बोली, तुम्हें पता है, तुम्हारी वजह से मेरे पैरों में कांच चुभ गए थे। मैं कितने दिनों तक चल भी नहीं पाई। मेरे हाथों में भी बहुत चोट लगी थी, लेकिन तुमने मेरे दर्द को इग्नोर किया और मुझे तकलीफ दी। मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, समझे? तुम भी बिल्कुल अपने पापा की तरह हो। उन्होंने भी मेरे पापा मम्मी को मार दिया, मेरे भाई को मार दिया, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगी, तुमसे शादी करूंगी ताकि तुम आगे भी मुझे तकलीफ दो? नहीं नहीं,
मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। और अच्छा, ठीक है, मैं तुमसे शादी कर भी लूं, लेकिन बताओ तो मुझे कैसे रखोगे? मुझे अच्छे से पता है तुम्हारे पापा ने मुझे मारने के लिए अपने लोगों को कहा है। अगर उनमें से कोई आकर मुझ पर हमला करे और मेरी जान ले ले की कोशिश करे, तो तुम क्या करोगे? तुम तो मुझे मरने के लिए छोड़ दोगे ना? तुम तो मुझे प्रोटेक्ट भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम भी अपने पापा से डरते हो। मैंने सुना है वह बहुत बड़े माफिया हैं, है ना? इसलिए तुम अपने पापा के पास मुझे छोड़ दोगे मरने के लिए, मेरे मम्मी पापा और भाई की तरह। कहते हुए आशी बहुत ही जोर जोर से रो रही थी, और इसे इस तरह रोते हुए देखकर न जाने क्यों युवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने एक झटके में आशी को अपने सीने से लगा लिया और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करते हुए कहा, ओहो, मेरी प्यारी क्यूटी पाई, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं हो सकता। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब तक युवान खन्ना जिंदा है, वह अपनी जान पर खेलकर तुम्हारी जान की रक्षा करेगा, चाहे मेरे अगेंस्ट मेरे पापा ही क्यों ना खड़े हो। तुम एक बार मेरी हो जाओ, उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर पाएगी, चाहे वह मेरे डैड ही क्यों ना हो, क्योंकि युवान खन्ना की वाइफ के ऊपर नजर डालने की हिम्मत दुनिया में किसी की नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ प्रोटेक्शन ही नहीं, बल्कि वह सब दूंगा जो तुम्हें चाहिए। आई प्रॉमिस। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो बोलो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? क्या तुम मेरी बनोगी? कहते हुए युवान अपनी आंखों में कुछ पागलपन और जुनून लिए उसकी आंखों में देखने लगा, और आशी अपनी गीली आंखों से बड़ी ही मासूमियत के साथ उसे देखने लगी। इसके साथ ही आशी के दिल में युवान और विवान खन्ना के लिए जो नफरत थी, वह एक बार फिर बदले की ज्वाला बनकर दहकने लगी थी। लेकिन आशी मासूमियत का नकाब पहने अब तक उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रही थी। अब आशी जैसे ही कुछ कहने वाली थी कि तभी अचानक ही युवान को किसी की कॉल आई। युवान ने पहले तो फोन कॉल इग्नोर किया, लेकिन दोबारा कॉल आने पर उसने फ्रस्ट्रेट होकर फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा, तो उसने एक ठंडी सांस लेकर आशी की तरफ देखते हुए कहा, क्यूटी पाई, देखो, मुझे किसी जरूरी काम से जाना है। जब मैं वापस आऊं तो मुझे तुम्हारा जवाब हाँ में चाहिए, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है। प्यार से मना रहा हूँ, मान जाना, क्योंकि तुम अच्छे से जानती हो मुझे अपनी बात मनवाना बहुत अच्छे से आता है, और मेरा दूसरा तरीका शायद तुम्हें पसंद ना आए। मैं चलता हूँ, ओके? कहकर युवान धीरे से आशी के माथे पर किस करने के लिए बढ़ा ही था, तभी आशी ने तुरंत अपना चेहरा पीछे खींच लिया और अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहा, मैंने अभी अपना फैसला लिया नहीं है। युवान को आशी की बात सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आने लगा था। वह दांत पीसते हुए जैसे ही आशी की तरफ बढ़ा कि तभी उसका फोन एक बार फिर जोर जोर से रिंग करने लगा, और इस बार वह ना चाहते हुए भी गुस्से से घुर्राते हुए वहां से चला गया। उसके जाने के बाद आशी दिल ही दिल में तड़फ उठी। वह पिलो को अपने सीने से लगाकर रोते हुए बिस्तर पर पेट के बल लेट गई और अपने हाथ पैर पटकते हुए अपने आप से बोली, आखिर क्या हो गया है मुझे? मैं यही तो चाहती थी कि वह मेरे प्यार में पागल हो जाए, ताकि मैं उसे जरिया बनाकर उसके बाप के खिलाफ खड़ा कर सकूं। लेकिन मैं ऐसा कर क्यों नहीं पा रही? मुझे बुरा क्यों लग रहा है? जब मैंने साइको का दिल तोड़ दिया है और उसके दिल से निकल चुकी हूँ, तो मुझे अपने दिल में तकलीफ क्यों हो रही है? मेरे कदम डगमगा क्यों रहे हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं गलत हूँ? यह तो मेरा बदला है ना। इसे पूरा करने के लिए तो मुझे किसी भी हद तक गुजर जाना था। तो आज मैं कमजोर क्यों हो रही हूँ?
मुझे साइको की इतनी याद क्यों आ रही है? मेरा दिल तड़प क्यों रहा है? इतना कहते हुए आशी बहुत जोर-जोर से रो रही थी। दोपहर का वक्त आशी बाथरूम से फ्रेश होकर अपने बदन पर टॉवल लपेटकर बाहर निकली। अब वह क्लोजेट रूम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगी कि तभी अचानक उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा है। यह महसूस होते ही आशी ने अपनी नजर कमरे में इधर-उधर घुमाई, पर उसे कोई नजर नहीं आया। लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के कॉर्नर पर छत की तरफ गई और वहां का नजारा देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि वहां एक कैमरा लगा हुआ था और इस कैमरे को देखकर वह समझ चुकी थी कि युवान उस पर नजर रख रहा है। तभी उसकी नजर अपनी हालत पर गई और वह जल्दी से क्लोजेट रूम के अंदर दौड़ गई। अंदर आने के बाद आशी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपनी नजर क्लोजेट रूम की तरफ घुमाई। वह चारों तरफ देखने लगी तो वह यह देखकर और भी ज्यादा गुस्सा होने लगी, क्योंकि क्लोजेट रूम में भी एक कैमरा लगा हुआ था। यह देखकर तो आशी का खून खौल रहा था। उसे समझ में आ गया था युवान को उस पर भरोसा नहीं है। अब उसे यह घबराहट हो रही थी कि कहीं बाथरूम में भी तो कैमरा नहीं लगे। वह जल्दी से कुछ कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ दौड़ी, तो यहाँ आकर वह थोड़ी रिलैक्स हुई, क्योंकि कैमरा बाथरूम में नहीं था। और अब आशी गुस्से में युवान को 100 गालियां देते हुए अपने कपड़े पहनती है और दिल ही दिल में वह कुछ प्लान बना रही थी कि किसी तरह युवान का भरोसा जीत सके, क्योंकि अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यह बहुत जरूरी था। बाथरूम से निकलकर आशी ड्रेसिंग टेबल के सामने रेडी हो रही थी कि तभी कमरे का दरवाजा नॉक होता है। आशी ने जाकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर दो फीमेल सर्वेंट बहुत ही बड़े-बड़े शॉपिंग बैग लेकर खड़ी थी। उन्हें देखकर आशी थोड़ी हैरान हुई। वह फीमेल सर्वेंट वह शॉपिंग बैग लिए हुए कमरे के अंदर दाखिल हुई और वह सभी बैग बेड पर रखते हुए बोली, मैडम, यह आपकी ज्वेलरी और कॉस्ट्यूम है। कल सुबह आपकी शादी है तो प्रिंस ने कहा है यह आपको दे दूं। आप इसकी फिटिंग चेक कर लीजिए ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक हो सके। हम लोग चलते हैं। फीमेल सर्वेंट की बात सुनकर आशी को बहुत गुस्सा आ रहा था। यानी वह समझ चुकी थी युवान शादी करने की पूरी तैयारी में है, लेकिन आशी इस तरह अपना गुस्सा दिखा नहीं सकती थी। इसलिए उसने बड़ा ही मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, अच्छा सुनो, मैं यहाँ कमरे में पड़ी पड़ी बोर हो रही हूँ, मुझे थोड़ा बाहर घूमना है। आशी की बात सुनकर फीमेल सर्वेंट एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। आशी को लग रहा था कि वह लोग उसे बाहर नहीं ले जाएंगे, लेकिन वह अगले ही पल हैरान थी जब वह फीमेल सर्वेंट ने मुस्कुराते हुए कहा, ओके मैडम, प्रिंस ने कहा है आपकी हर डिमांड पूरी करनी है, आप हमारे साथ चलिए। अब आशी थोड़ी ठंडी सांस लेकर उन दोनों फीमेल सर्वेंट के साथ उनके पीछे पीछे घूमने के लिए निकल गई। दरअसल वह इस जगह को देखना चाहती थी ताकि जरूरत पड़ने पर उसे काम आ सके। आशी ने देखा वह बहुत ही खूबसूरत से विला में है, जो कि कांच से बना हुआ बहुत ही खूबसूरत इमारत थी, बिल्कुल किसी 5 स्टार होटल या रिजॉर्ट की तरह। आसपास बहुत ही हरियाली और खूबसूरती। अब वह पूरे एरिया में घूमते हुए अचानक टेरिस पर आई और अगले ही पल उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं, क्योंकि आशी इस वक्त एक आइलैंड पर थी। उसके चारों तरफ गहरा नीला समुद्र था। इस कांच के होटल को चारों तरफ से कुछ मिलिट्री के कपड़ों की तरह लेपर्ड प्रिंट वाले कॉस्ट्यूम पहने हुए हथियारबंद गार्ड ने घेर रखा था, जो कि गिनती में बहुत ज्यादा थे। इसके अलावा यहाँ कुछ फीमेल सर्वेंट थी जिन्होंने वन पीस शॉर्ट नी लेंथ ड्रेस पहन रखी थी, बिल्कुल फॉर्मल व्हाइट और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। बालों का जूड़ा जिसमें नेट लगा हुआ था, वह कहीं की एयर होस्टेज लग रही थी। इस एरिया को देखकर आशी पूरी तरह हैरान थी।
अब उसने पास में फीमेल सर्वेंट से पूछा, यह तो समुद्र है, यानी कि हम लोग किसी आइलैंड पर हैं, लेकिन यहाँ आने जाने का रास्ता कैसे है? और यह सुनकर फीमेल सर्वेंट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैडम, यहाँ आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ सिर्फ एक हेलीपैड है जिसके जरिए यहाँ आया जा सकता है। प्रिंस भी हेलीकॉप्टर के जरिए ही यहाँ आते हैं और उनके अलावा यहाँ कोई नहीं आ सकता। अब फीमेल सर्वेंट की बात सुनकर आशी पूरी तरह परेशान हो गई। वह समझ चुकी थी कि वह अब पूरी तरह फंस चुकी है और अब युवान खन्ना उससे शादी करके रहेगा। आशी चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं सकती थी। अब न जाने क्यों उसके दिल में एक अलग ही घबराहट हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ युवान खन्ना आशी से कोसों दूर एक बड़े से डार्क पैलेस पर बैठे हुए अपने लैपटॉप पर आशी को ही लाइव देख रहा था। आशी के चेहरे पर परेशानी और घबराहट भरे एक्सप्रेशन को देखकर युवान खन्ना अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कान लिए बोला, क्यूटी पाई, तुम यहाँ आ तो गई हो, लेकिन यहाँ से जाने का ख्वाब तुम भूल ही जाओ। बहुत घुमाया है तुमने अपने पीछे मुझे, और अब तुम मेरे पंजों से आजाद नहीं हो सकती। अब तुम्हारी सांसें भी मेरे हुक्म पर चलेंगी। तुम्हें मेरा होना होगा, क्योंकि तुम्हें अपना बनाने के बाद ही मुझे वह हासिल होगा, मेरा बदला और मेरा सुकून। तो इसे एंजॉय करो माय लव। इतना कहकर युवान अपनी चेयर पर रिलैक्स पोजीशन में बैठकर अपने सर को हेड रेस्ट के सहारे रखे चेयर को हिलाते हुए अपनी आंखें बंद किए हुए किसी साइको की तरह गाना गाते हुए बोला, तुझे प्यार करते करते तेरी नींद तक उड़ा दूं, जो अपनी हद पर आऊं तो तुझे क्या से क्या बना दूं। क्यूटी पाई, बस सुबह का इंतजार है, उसके बाद तुम मेरी और सिर्फ मेरी। हंसते हुए अचानक ही युवान ने अपनी हंसी रोक ली और अब उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून और पागलपन नजर आ रहा था। कुछ देर बाद आशी अपने कमरे में बेचैनी से बैठी हुई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह आगे क्या करे, क्योंकि अब वह यहाँ पूरी तरह से बंदी बन चुकी थी। वह राहुल और समर को भी कुछ बताकर नहीं आई। उसके पास फिलहाल कोई बैकअप प्लान भी नहीं था, और सच तो यह है कि वह इसी प्लान के साथ आई थी, युवान को अपने पीछे इतना पागल कर लेना कि वह उससे शादी कर ले। लेकिन न जाने क्यों उसका दिल उसे इस चीज की गवाही नहीं दे रहा था, और अब अगर वह कुछ करना भी चाहे तो वह कर नहीं सकती थी। सुबह तक का वक्त है उसके पास। अब उसे सचमुच क्रिश की बहुत याद आ रही थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, जिसे वह कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि वह कैमरे की नजर में है। देखते ही देखते रात का वक्त हो चुका था। आशी अपने ही ख्यालों में थी। वहीं दूसरी तरफ क्रिश अपनी गाड़ी में बैठे तेजी से कहीं जा रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून और पागलपन था। उसकी आंखों में बार बार आशी की वही मासूम और प्यारी हरकतें किसी फिल्म की रील की तरह चल रही थी। जब जब वह क्रिश को परेशान करती, दिन में उसे कम से कम 50 बार आई लव यू कहती। उसकी हर वह नौटी हरकतें जिससे क्रिश का ध्यान उसकी तरफ जाए, क्रिश को हमेशा स्पेशल फील करवाने की कोशिश करती। उसके सामने उछलना, कूदना, शरारतें करना और क्रिश के डांटने पर बच्चों की तरह रोना और गुस्से में यह कहना कि वह क्रिश के सारे दांत तोड़ देगी। इन बातों को सोचते हुए क्रिश ने अचानक ही गाड़ी को ब्रेक लगाए और गाड़ी की स्टीयरिंग पर अपना सर रख लिया। वह अपनी आंखें बंद किए हुए आशी को याद कर रहा था, और तभी उसके कानों में आशी की बातें गूंजने लगी। जब उसने कहा था कि उसने क्रिश से कभी प्यार किया ही नहीं, बल्कि वह तो पावर और पैसे के लिए उसके पास थी, उसकी पोजीशन के लिए थी, उसे सिर्फ अपना बदला चाहिए था। और इन बातों को सोचने के बाद क्रिश का चेहरा गुस्से से काला पड़ने लगा। अचानक ही क्रिश ने धीरे से अपनी आंखें ऊपर की तरफ उठाई और
गुस्से से दांत पीसते हुए अपने आप से कहा, तुम्हें यह गेम बहुत महंगा पड़ेगा फायरफ्लाई। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा साइको कौन है। जस्ट वेट एंड वॉच माय लव। कहते हुए क्रिश के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। उसकी आंखों में एक अलग ही पागलपन और जुनून था। अब क्रिश ने एक बार फिर ड्राइविंग करना शुरू कर दिया और अब बैकग्राउंड में एक बहुत ही खूबसूरत और जुनून भरा म्यूजिक चलने लगा, जो क्रिश के जुनून और पागलपन को दिखा रहा था। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पर, मेरे जीने जीते जी बाद मरने के, मेरे हर एक पल, हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे हर कहानी में, सारे किस्सों में, दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में, जिंदगानी के सारे हिस्सों में तू लिख दे मेरा उसे। क्रिश काफी तेजी से गाड़ी चलाते हुए फोन पर किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है, जिसके बाद राका अपनी टीम के साथ कहीं के लिए निकल गया और इस बार समर भी उनकी टीम के साथ था। दूसरी तरफ क्रिश अंश के साथ कुछ बातें कर रहा था, लेकिन उसने एक सेकंड के लिए भी अपनी ड्राइविंग नहीं रोकी थी। वह फोन पर पूरी तरह गुस्से से चिल्ला रहा था और अचानक ही शांत होकर ठंडे दिमाग से कुछ कह रहा था। इधर आशी अपने कमरे में सोई हुई थी। इस वक्त रात के लगभग 12 बज रहे थे कि तभी उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके आसपास है। आशी अचानक ही उठकर बैठ गई। अचानक ही उसे ऐसा लगा कि बालकनी साइड कोई है। उसे किसी की आहट महसूस हुई। यह महसूस होते ही आशी टेबल पर रखा हुआ एक सेरेमिक फ्लावर वाशे अपने हाथों में लेकर धीमे कदमों के साथ बालकनी की तरफ गई। ए खुदा, ए खुदा, जब बना उसका ही बना, ए खुदा, ए खुदा, जब बना उसका ही बना। आशी के चेहरे पर हल्के घबराहट भरे एक्सप्रेशन थे, क्योंकि न जाने क्यों उसे आसपास का एटमॉस्फेयर अचानक ही ठंडा महसूस हो रहा था। आशी ने धीरे से पर्दा हटाकर देखा तो बालकनी में कोई नहीं था। शायद समुद्र किनारे यह विला होने के कारण ठंडी हवा के झोंकों से आशी को ऐसा एहसास हुआ होगा। अब वह एक ठंडी सांस लेकर रिलैक्स हो गई। वह वापस अपने कमरे की तरफ जाने लगी कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है और वह इस प्रक्रिया को काफी अच्छे से महसूस कर चुकी थी, जिसे महसूस करते ही उसके हाथ पैर कांपने लगे, उसके माथे से पसीना बहने लगा और उसने धीरे से पलटकर पीछे की तरफ देखा तो अपने सामने खड़े एक बहुत ही खतरनाक और रुबाबदार पर्सनैलिटी को देखकर उसकी हवाइयां उड़ गईं, क्योंकि वह पर्सनैलिटी उसे अपने गुस्से भरी नीली आंखों से, जो कि इस वक्त लाल हो चुकी थी, हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी जिनमें कुछ बैंडेज लगे हुए थे, वह गोरा और हैंडसम चेहरा जो कि इस वक्त गुस्से से पूरी तरह काला हो चुका था, वह किसी शैतान की तरह अपने सामने खड़ी मासूम आशी को देख रहा था और आशी उसके खतरनाक चेहरे को देखकर डर के मारे अपना सलाइवा घूटने लगी। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा जैसे मानो आशी को सांप सूंघ गया हो और अब उसने अपनी हैरान नजरों से सामने खड़े क्रिश को देखते हुए लड़खड़ाती जुबान में कहा, साइको, तुम यहाँ? लेकिन ऐसे कैसे? यह जगह तो, कहते हुए आशी ही की सांस अटक रही थी। घबराहट उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी कि तभी न जाने क्या सोचकर वह अचानक ही दौड़ते हुए कमरे से बाहर जाने की हुई, क्योंकि वह जान चुकी थी अगर वह क्रिश के हाथों लग गई तो क्रिश सचमुच उसकी जान ले लेगा, क्योंकि वह इस वक्त उसके सामने खड़ा किसी शैतान की तरह लग रहा था। लेकिन क्रिश भी उसकी हरकत को समझ चुका था। इससे पहले कि आशी जल्दी से कमरे का दरवाजा खोल पाती कि तभी क्रिश ने अपनी तेजी दिखाते हुए उस दरवाजे और अपनी बॉडी के बीच दबोच लिया। आशी का हाथ दरवाजे के हैंडल पर था और क्रिश का हाथ आशी के हाथों पर। क्रिश का सीना आशी की पीठ से लगा हुआ था और उसने बहुत ही बुरी तरह से आशी को अपने सीने और दरवाजे में दबा रखा था।
इससे पहले कि आशी कुछ समझ पाती कि तभी कृष की ठंडी और खतरनाक आवाज उसके कानों में गई। कृष ने अपने एक एक शब्द चबा चबा कर किसी साइको की तरह कहा, कहाँ भागने की तैयारी हो रही है फायरफ्लाई? तो दोस्तों, मजा आ रहा है ना कहानी में? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि कमेंट में यह जरूर बताइएगा कि आप किस किस शहर से हमारी वीडियो देख रहे हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।